आज हम रिवाइज कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक, तो कोशिश ये रहेगी लगभग सारे टॉपिक सॉल्यूशन के खत्म हो जाएं। नोट्स ऑलरेडी आज बने हुए हैं, मैं आज भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, तो पढ़ने के लिए वहां हो जाएगा। बाकी सारा टॉपिक जो है मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो आप सबको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर है। क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, क्या चीज? होमोजेनस मिक्सचर। क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर बात? सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो भैया सॉल्यूशन में दो चीजें कौन कौन सी मिलेंगी? एक मिलेगा आपको सॉल्यूट और दूसरा आपको क्या मिलेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? ए या फिर 1 से, और सॉल्यूट को बी या फिर हम 2 से डिनोट करते हैं। आई थिंक सबको पता है ये सब, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? मतलब दो बेसिस पर, दो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर मैं सॉल्यूशन को डिवाइड करता हूं। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो मेरे पास दो क्राइटेरिया हैं। एक क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो है फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट की बेसिस पे बात करूं तो मेरे पास पहले आते हैं क्या? बाइनरी, यानी जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट। और जो दूसरा आता है वो क्या आता है? टर्नरी, जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे। और अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मेरे पास 3 टाइप के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और कौन सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप है। ठीक, अगर हम बात करें तो कुछ छोटी सी बेसिक सी बातें कि अगर कहीं हम जो इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं वो कौन सॉल्यूशन है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट्स। और दो कंपोनेंट्स में से आपको पता है सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम उसको बोलेंगे जो ज्यादा अमाउंट में होगा। किसको बोलते हैं सॉल्वेंट? जो क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में होता है। यानी ये होगा मैक्सिमम क्वांटिटी में। क्या होगा ये? मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर होगा। और ये क्या होगा? लो क्वांटिटी के अंदर होगा। तो अगर कोई चीज लो क्वांटिटी में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और अगर ज्यादा में है तो इसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी जो हमने पढ़ ली। क्या हुआ? दोनों बराबर है तो आपको पता है कुछ दोनों, वैसे मोस्टली दोनों बराबर मिलेंगे नहीं, बट अगर दोनों बराबर हैं तो आपको पता है कि एबिलिटी, जैसे अगर हम बात करें ज्यादातर केस में वाटर एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है। अगर बात करें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CH2 है, बेंजीन है, ये सब है, तो ये सॉल्वेंट होते हैं। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर केस में आपको यही मिलेगा। ज्यादातर क्या मतलब लगभग सभी केसेस में आपको यही मिलेगा कि एक क्या होगा? ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा। सेम अमाउंट क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर हम बात करें शुगर जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपने देखा है एक समय आता है कि शुगर का सॉल्युबिलिटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब उसके बाद और ज्यादा शुगर डिजोल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। तो अगर आप सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो तो भैया अगर एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट के अंदर उतनी स्पेस भी तो होना चाहिए कि उतना सारा सॉल्यूट क्या हो जाए? उसके अंदर डिजोल्व हो पाए। ठीक, क्या कह रहा हूं? हाँ, हीट करने से बढ़ता है, लेकिन हीट करने से भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि दोनों क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। दोनों क्या हो जाएं? सेम हो जाए। धीरे धीरे वो कहां जाएगा? सॉलिड स्टेट में आने लगे, मतलब सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आगे। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आता है भाई कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या आती हैं?
कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, जो लोग नोट कर रहे हैं वो साथ साथ नोट करेंगे, और जो है जिनको नोट नहीं करना उनको पीडीएफ मिल जाएगी, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन टॉपिक पूरा बाद में मुझे अगली क्लास में पढ़ा हुआ होना चाहिए, मैं कहीं से मैं पूछूंगा आपको आना चाहिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ नोट कर रहे हो, आप घर जाके नोट कर रहे हो, आपकी चॉइस है। ठीक, मतलब आपकी मर्जी है, मैंने क्या बोला, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, और अगर नहीं नोट करना है तो पीडीएफ आपको बाद में दे दूंगा, बहुत शॉर्ट में रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत 10 20 25 पेज, ज्यादा ज्यादा कम 2 3 पेज में कॉम्प्रोमाइज कर, मतलब पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले क्या आता है, वेट बाई वेट परसेंटेज। अगर मैं वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करूं तो फॉर्मूला होता है सर डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई विथ क्या 100, जहां पर डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो क्या है कि सर पढ़ना आना चाहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है 10% वेट बाई वेट NaCl का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू बी वहां कितना होगा सर 10 ग्राम होगा, और डब्ल्यू ए कितना होगा सर 90 ग्राम होगा, और डब्ल्यू एस यानी सॉल्यूशन का वेट कितना होगा 100 ग्राम। 10% वेट बाई वेट NaCl का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट है कहां पर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अरे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो भैया पूरा सॉल्यूशन कितने का होगा 100 ग्राम का होगा, तभी तो सॉल्यूट उसका क्या है 10% है, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है कहां पर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और उससे आपको ये सारी क्वांटिटीज देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं दूसरी टर्म्स की, तो दूसरा हमारे पास क्या आता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और अगर आप वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आता है सर डब्ल्यू बी अपॉन में बी ए प्लस वी बी इंटू में क्या 100, और आपको अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए क्या 10% वेट बाई वॉल्यूम, क्या लिखा हुआ है 10% वेट बाई वॉल्यूम। क्या मतलब होता है 10% वेट बाई वॉल्यूम का कि सर 10 ग्राम, देखो पहले लिखा है वेट मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, लेकिन सॉल्यूशन वॉल्यूम है तो लीटर में होगा ना या एमएल में होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां डब्ल्यू बी कितना होगा 10 ग्राम होगा, ये तो बात सही है, लेकिन सुनना यहां डब्ल्यू एस नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, और कितना 100 ml, कितना होगा 100 ml। क्लियर बात। अब अगर आपको डेंसिटी वगैरह दे रखी है तो वॉल्यूम को किसमें बदल सकते हो, वेट में बदल सकते हो, और अगर आपने वेट में क्या हुआ, हाँ, तो अगर हम बात करें हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वेट में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप बाकी सारी चीजें डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास थर्ड के बाद क्या आ रहा है भैया, मतलब सेकंड के बाद क्या आ रहा है थर्ड, एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब सर ये क्या होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब क्या हुआ कि वी बी अपॉन में वी ए प्लस वी बी, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से। जनरली फॉर्मूला आपके सिलेबस में आता नहीं है, फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ये जो मैं टर्म नीचे लिख रहा हूं ना ये काम की है, ये समझ में आता है, ये यूज होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10% वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि वी बी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml है, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है भैया पूरा होगा 100, और 10 ये है तो कितना होगा वी ए 90 ml होगा, और बी एच कितना होगा 100 ml होगा। क्लियर बात। तो ये हो गया मेरे पास वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर बात। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब हमारे पास जो अगली टर्म आती है बच्चे वो क्या है, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है मोल फ्रैक्शन। कोई बताना चाहेगा फ्रैक्शन का मतलब सिंपल शब्द में क्या होता है, रेशियो। क्या होता है रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल। अच्छा मोल फ्रैक्शन में यूनिट होगी कोई, मतलब कोई यूनिट होगी मोल फ्रैक्शन की, नहीं होगी, यूनिट लेस होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी छोटे छोटे आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो है, और जब भी किसी भी चीज का रेशियो निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा यूनिट लेस ही आता है। अब सुनना, अगर मान लिया मुझे निकालना है, ये सिंबल होता है काई ए। काई ए का मतलब क्या हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है
उसके मोल्स कहां रहेंगे, ऊपर, और टोटल मोल्स कहां रहेंगे, नीचे। तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, तो ये दोनों मिला के कहां जाएंगे, नीचे। और अगर मान लिया आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बी के मोल्स कहां रहेंगे, ऊपर, और टोटल मोल्स कहां रहेंगे, नीचे। यानी Na प्लस Nb कहां रहेगा, नीचे रहेगा। और ये कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कई बार आपसे ये भी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात। तो यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे चल रहा हूं। अगर आगे चलूं तो अगला मेरे पास आता है मोल फ्रैक्शन के बाद, यानी कितने हो गए थे, 4 हो गए थे ना। यानी जो मेरे पास पांचवा है उसका नाम है बच्चे मोलैरिटी। क्या नाम है, मोलैरिटी। इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होती है इसको समझना, क्योंकि ये ज्यादा यूज होगा। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूट के मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मौजूद हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एम है। अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एनबी। सही बात है ना। अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब क्या ले रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं इसी को एक्सपेंड कर दूं तो एनबी को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन में एमबी। नीचे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी भी मैंने लिखा, ये लीटर में है। अगर मैं इसको एमएल में बदलूंगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास एक मोलरिटी का फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा और एक मोलरिटी का फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ। यूनिट ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लगाएंगे, मोल्स, और नीचे क्या है, तो लीटर, यानी मोल्स पर लीटर। या फिर इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, मोलर। क्या बोलेंगे, मोलर। क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे। क्लियर बात। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या है, वॉल्यूम है। तो मतलब ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने कहीं लिख दिया 2 कैपिटल एम 2 मोलर, क्या लिख दिया, 2 कैपिटल एम, तो आप लोग क्या मतलब निकालोगे 2 मोलर का, 2 मोल्स हैं किसमें, 1 लीटर में। मतलब 2 मोल्स किसमें है, इन 1 लीटर। ऑब्वियसली 2 मोल किसके हैं, सॉल्यूट के। यानी एनबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर। सही बात है। अब आप बताओ, अगर आपको डेंसिटी क्वेश्चन में दी हो, अगर आपको क्या दिया हो, वेट निकालना हो डब्ल्यू बी, तो क्या कर लोगे, सर नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास से, तो आपको डब्ल्यू बी मिल जाएगा। और अगर आप जो क्वेश्चन में डेंसिटी दे दिया, क्या दे दिया, डेंसिटी दे दिया, तो आप क्या करोगे, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, डब्ल्यू भी मिल गया, तो डब्ल्यू ए भी मिल जाएगा। और अगर मुझे सारी चीजें मिल गई तो अब तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, चाहे वो मेरे से मोल्स पूछे, चाहे मेरे से मोल फ्रैक्शन पूछे, चाहे मेरे से वेट परसेंटेज पूछे, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज पूछे, मतलब वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर लूंगा अगर डेंसिटी की जरूरत पड़ी। मतलब सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इसका इस्तेमाल करके। क्लियर बात है क्या यहां तक। अब हमारे पास आता है क्या, मोलरिटी की छोटी बहन मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी।
अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो भैया इसका सिंबल है स्मॉल एम, और मेरी बात सुनना, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एनबी अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, उसे क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। जितने भी आपने अभी तक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी हैं सबके अंदर डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन आता था, चाहे आप देख लो पीछे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, VAVB, मतलब दोनों मिला के तो सॉल्यूशन ही हो गया ना, VS, WAWB यानी WS, आप जहां कहीं भी देख लो क्या है, NaNB यानी टोटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हर जगह सॉल्यूशन है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म्स जहां सॉल्वेंट आ रहा है वो क्या है, मोलैलिटी। तो अगर आप इसको दूसरे फॉर्मूले में एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, WB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू में, और ये WA किस में रखना पड़ेगा, ग्राम में रखना। क्लियर बात है। तो यहां तक आई थिंक किसी कोई समस्या नहीं है कंसंट्रेशन टर्म्स में। मोल ये कौन सा था हमारा, 5th के बाद 6 आ जाएगा ना, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 7th जो टर्म आती है उसका नाम है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन की बात करूं, ये बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट परसेंटेज सर पढ़ा था, इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास WB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB, यही तो पढ़ा था। और सर मल्टीप्लाई कितने करते थे, 100 से। तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज था, बट कुछ नहीं करना है, अगर मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से कर दो तो PPM बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PPM। तो मतलब PPM इज इक्वल टू WB अपॉन में WA प्लस WB इंटू में 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, यही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। जैसे सुनो ध्यान से, जब आप परसेंटेज की बात करते थे तो आप क्या बोलते थे, जैसे मान लिया 10% दे रखा है NaCl, तो आप क्या बोलते थे, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है ना। अगर मैंने लिख दिया 10 ppm, क्या लिख दिया, 10 ppm, तो 10 ppm का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है कितने में, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 100 ग्राम नहीं, पहले बोलते थे 100 जब परसेंटेज था, अब कितने मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 6, मतलब 10 ग्राम मौजूद है कहां पर, इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये पीपीएम का मतलब है। अगर मैं बात करूं पीपीएम के बाद, हमें वैसे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपीपी भी आता है बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन, कुछ संबंध किसके, कंसंट्रेशन टर्म्स के। तो अगर हम कुछ रिलेशन की बात करें तो वो रिलेशन क्या है, पहली बात सर M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2V2, और ये किसके लिए लगेगा, डाइल्यूशन के लिए। किसके लिए लगेगा, डाइल्यूशन। क्या मतलब हुआ सर, मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें मैंने सॉल्यूट मिला रखे थे, तो सॉल्यूशन जी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रही होगी, ठीक। मैंने लाके उस कंटेनर में पानी डाल दिया थोड़ा और, तो पहले जो भी कंसंट्रेशन रही हो, मेरे पानी ऐड करने की वजह से वो कंसंट्रेशन बदल गई होगी। तो जब मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो इससे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। मतलब आपके पास एक कंटेनर है, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, मतलब मान लिया इसकी मोलरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, पानी, और जब पानी ऐड किया तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन बदल जाए, क्या हो गई, M2। अब ये पानी ऐड किया तो वॉल्यूम भी तो बदल जाएगा, और वॉल्यूम बदल जाए क्या हो गया, V2। तो ये क्या रिलेशन होगा इसमें और इसमें, अब आपको पता है कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे मान लिया यहां पर मैंने 2 मोल NaCl लिया हो, तो भैया यहां भी 2 मोल NaCl रहेगा, क्योंकि मैंने यही तो नहीं बदला है, मैंने पानी ऐड किया यानी सॉल्वेंट बदल दिया, सॉल्वेंट बदला तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी। लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रहा हूं वो क्या है, सॉल्यूट के मोल्स। अगर सॉल्यूट के पहले मोल्स 2 थे तो अभी भी सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे, 2 होंगे। अब इन दोनों को मैंने सेम इक्वल कैसे किया, मुझे पता है कि अगर आप बात करोगे सर मोलरिटी का फॉर्मूला था NB अपॉन में वॉल्यूम, आप कह रहे हो कि सर NB सेम रहेगा। लेट से मान लेता हूं मोलरिटी M1 थी और वॉल्यूम क्या था, V1 था, तो NB क्या आ जाएगा, M1 V1 आ जाएगा, M1 V1 आ जाएगा। यहां भी अगर मैं NB निकालूंगा तो ये भी कितना आएगा,
M2V2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये कंसंट्रेशन M2V2 है। अब मुझे पता है कि NB यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों सेम होगा, और अगर दोनों सेम होगा तो पूरी इक्वेशन सेम नहीं हो जाएगी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सही बात है ना? इसलिए फॉर्मूला क्या आता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मतलब एक कंसंट्रेशन क्या है बिफोर डाइल्यूशन, एक कंसंट्रेशन क्या है आफ्टर डाइल्यूशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। यह है मिक्सिंग की। कब? मिक्सिंग पे। मतलब क्या हुआ सर, देखो मेरे पास ये एक डब्बा था, इसी कंसंट्रेशन क्या थी M1 और वॉल्यूम क्या था V1। मेरे पास एक दूसरा डब्बा है, इसी कंसंट्रेशन क्या है M2, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है V2। मैंने अब इन दोनों को मिक्स कर दिया आपस में। क्या कर दिया? इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो क्या नई कंसंट्रेशन अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। तो मिक्स करने के बाद जो डब्बा बना, यानी जो सॉल्यूशन बना, वो क्या है M3 और V3 है। आप सोचो आपने इन दोनों को मिक्स किया, लेट से ये 10 ml होता और ये 10 ml होता, तो बताओ यहाँ कितना आता? 20 ml ना। मतलब सीधा सा ये बोल सकता हूँ कि सर V3 तो क्या है V1 प्लस V2 के बराबर होगा। सही बात है ना? और अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हो तो M1 की मल्टीप्लाई V1 से कर दो, और यहाँ M2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो V2 से। तो ये क्या निकल जाएंगे NB निकल जाएगा, यहाँ भी क्या निकल जाएगा NB निकल जाएगा। सही बात है ना? मान लेते हैं यहाँ 2 मोल रहे हो सॉल्यूट के, यहाँ 3 मोल रहे हो सॉल्यूट के, मिलाने के बाद कितने हो गए होंगे 5 मोल हो गए होंगे। तो क्या किया आपने 2 + 3 जोड़ तो दिया है, तो M1V1 M2V2 को जोड़ दो, किसके बराबर आ जाएगा M3V3 के बराबर आ जाएगा, और V3 क्या है V1 + V2 है। यानी नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा M1V1 + M2V2 इज इक्वल टू M3 ब्रैकेट में V1 + V2। ये किसके लिए है? मिक्सिंग के लिए। एक और जो हम यूज करेंगे कभी कभी, वो क्या है PPM का। तो याद रखना कि PPM इज इक्वल टू होता है वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू में 10 की पावर 4, इंटू में 10 की पावर 4। ये किसका फॉर्मूला है? PPM का फॉर्मूला है। क्लियर बात? आई थिंक यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब चलते हैं हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वह है क्या सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी? तो बताना चाहेंगे क्या होती है सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज ना करूं तो एक गिवन अमाउंट में सॉल्वेंट में मैं कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता हूं। जैसे मान लिया मेरे पास 100 ml का एक वाटर का ग्लास है, वाटर है मेरे पास 100 ml, और उस 100 ml वाटर के अंदर मैंने चीनी डालनी शुरू की, थोड़ा चीनी डाला, सेक किया, और क्या हुआ डिजॉल्व हो गया वो। मैंने थोड़ा और शुगर डाला और भी डिजॉल्व हो गया, थोड़ा और शुगर डाला और भी डिजॉल्व हो गया। एक समय आएगा कि शुगर डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम उतना ही है जितना आपने डिजॉल्व किया है, उसके बाद डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट आपने डिजॉल्व किया है ना शुगर का, जो डिजॉल्व हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना आप डिजॉल्व कर पाओगे दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, नहीं नॉर्मेलिटी आपको नहीं पढ़ना है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर आप जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो वो क्या होती है सॉल्युबिलिटी होती है। आपके सिलेबस में दो चीजों की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। किसकी किसकी? कितनी सॉल्युबिलिटी पढ़नी है? दो। एक सॉल्युबिलिटी पढ़नी है क्या सॉलिड इन लिक्विड की, और एक पढ़नी है आपको गैस इन लिक्विड की। सॉलिड इन लिक्विड की और गैस इन लिक्विड की।
सुना ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीजें हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं तो सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी जो सॉल्वेंट है वो कौन है, सॉल्यूट कौन है। मतलब पहला फैक्टर क्या है, नेचर। अब सोचो, आपने बचपन से पढ़ा है या बचपन से नहीं तो क्लास 11 12 में तो कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर कोई चीज पोलर है तो कहां डिजॉल्व होगी, पोलर में। कोई चीज नॉन पोलर है तो कहां डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर में। और अगर कोई नॉन पोलर है और पोलर में डिजॉल्व हो जाए तो एकमात्र आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपके केस में लगभग सही हो जाएगा हर जगह। मतलब जैसे आपसे पूछ लेंगे शुगर ऑर्गेनिक चीज है, ग्लूकोज है ना, शुगर, वो डिजॉल्व हो गया किसमें, पानी में। आपसे पूछेंगे क्यों हुआ, सीधा आंसर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है सर, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। बट इसके अलावा अगर पूछ ले भैया कोई दूसरी चीज है, जैसे अल्कोहल हो गया, कुछ और है, डिजॉल्व हो गया पानी के अंदर, वो तो इनऑर्गेनिक था, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी पोलरिटी होगी, पोलर होगा। और अगर आपसे पूछ रहे हो रीजन क्या हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा पानी के साथ, इसलिए डिजॉल्व हो गया, अदरवाइज डिजॉल्व नहीं होता। यानी सिंपल शब्दों में जब बात आई किसकी, नेचर की, तो एकमात्र आंसर क्या देना है कि सर लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इससे सारे काम हो जाएंगे। इसके बाद सुनो, नेचर के बाद हमारे पास आता है क्या, टेम्परेचर। क्या आता है, क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीजें हैं, एक रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है और एक रिएक्शन अगर कैसी है, एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब सॉल्युबिलिटी, यानी जब आप डिजॉल्व कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिजॉल्व करने पर वो खुद हीट रिलीज कर रहा है, तो क्या उसको हीट चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा ना, वो खुद रिलीज कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, एस से लिख दूं मैं सॉल्युबिलिटी को, यहां भी मैं लिख दे रहा हूं ऐसे एस से, ताकि ध्यान रहो, ठीक है ना। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा अगर प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा अगर प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। कैसी है, एंडोथर्मिक है। और अगर आपसे कोई पूछे तीसरा फैक्टर कौन सा है, तो भैया तीसरा फैक्टर है प्रेशर। कौन है, प्रेशर। और प्रेशर में बड़े प्यार से एक शब्द लिखना है, नो इफेक्ट। क्या है भाई, कहीं सॉलिड है, सॉलिड कैसा होगा, नॉन कॉम्प्रेसिबल, प्रेशर नहीं होता उसका, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है ना। तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करने पर, लेकिन पड़ेगा कहां पर, जब आप गैस को डिजॉल्व करोगे, कहां पर, लिक्विड में। जब आप कहां डिजॉल्व करोगे, गैस को डिजॉल्व करोगे कहां पर, लिक्विड में। तो भैया गैस को डिजॉल्व लिक्विड करने पर क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जैसे अगर आपसे पूछे कि HCl नाम की गैस, NH3 नाम की गैस, ये पानी में सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है, आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। आपने बोलेगा हीलियम, नियोन, ये सब सॉल्युबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करती वाटर के साथ। सही बात है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब सॉल्युबल हैं, जबकि आप बोलो हीलियम बोलो, आप बोलो नियोन बोलो, आप बोलो O2 बोलो, वैसे O2 तो कुछ हद तक सॉल्युबल होती है। तो अगर मैं बोलूं इनकी, ये क्या है, इनसॉल्युबल है। ये क्या है, इनसॉल्युबल। मेरी बात सुनो, अगला जो आता है फैक्टर वो क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऑलवेज फॉर गैस, ऑलवेज फॉर गैस। और लास्ट बात आती है किससे, प्रेशर की। और जब आप बात करोगे प्रेशर की तो भैया प्रेशर वाली बात कौन करेंगे, हेनरी लॉ करेंगे। कौन करेगा प्रेशर की बात, हेनरीज लॉ। इसलिए अभी हम
अगले टॉपिक में यानी हेनरी लॉ के अंदर प्रेशर की बात करेंगे। तो भैया प्रेशर का कॉन्सेप्ट कौन एक्सप्लेन करता है? हेनरीज लॉ। कौन एक्सप्लेन करेगा? हेनरीज लॉ। यानी हेनरीज लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा किसके ऊपर? ऑन सॉल्युबिलिटी। ऑन सॉल्युबिलिटी। क्लियर बात? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से एक्वाटिक एनिमल को मजा आता है ठंड के अंदर, और गर्मी में उनको क्या होती है? दिक्कत होती है। क्योंकि जब ठंड आएगा टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन आसानी से मिलेगी और उनको क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा, यानी कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है ना? तो एक यहां लिख रहा हूं मैं, एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं? कंफर्टेबल इन विंटर। एक्वाटिक एनिमल कंफर्टेबल होते हैं विंटर के अंदर। रीजन क्या है? बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर बात? तो यहां तक की बात हो गई। किसी को कोई समस्या? चलें आगे। आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है? हेनरीज लॉ। क्या है? हेनरीज लॉ। हो गया ना? ठीक। तो अब अगर हम बात करें किसकी? हेनरीज लॉ की। अब यार देखो, बहुत सारे लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हेनरीज लॉ लगाना है या राउट्स लॉ लगाना है। हेनरीज लॉ लगाना है या राउट्स लॉ लगाना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही हेनरीज लॉ है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगी, प्रेशर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे सॉल्युबिलिटी क्या है? कितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि पहले मेरे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर एक गैस मैंने डिसॉल्व किया था, और उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो था वो लेट से मान लिया 0.6 था। कितना था? 0.6। यानी आउट ऑफ 0.6 मोल इसके सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं? 0.6 मोल किसके हैं? गैस के हैं। सही बात है। मैंने कहा कि मैंने प्रेशर बढ़ाया और ये 0.6 मोल से 0.8 मोल हो गया, मतलब अब मोल्स ऑफ गैस ज्यादा हो गए हैं। मोल्स ऑफ गैस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अरे अमाउंट ज्यादा होना यही तो है सॉल्युबिलिटी। सही बात है ना? तो मतलब सॉल्युबिलिटी हमेशा मेजर करते हैं किस टर्म में? आइदर मोल फ्रैक्शन के टर्म में, आइदर वो किसी ना किसी कंसंट्रेशन टर्म्स में ही मेजर करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑलवेज मेजर्ड इन कंसंट्रेशन टर्म्स। चाहे मोलरिटी ज्यादा हो, आप बोलोगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। मास ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्लियर बात है? मतलब कभी भी आपको ये लगे कि कहीं पर एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे या बढ़ाने पर क्या हो रहा है? अमाउंट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है? सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो सीधा हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जब हम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? KH। और KH को हम प्यार से क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं। इसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ गैस पर। अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। क्लियर बात? एक फॉर्मूला तो आपको यहां दिखी गया। सही बात है। एक फॉर्मूला और याद रखना, M इज इक्वल टू KH इंटू में प्रेशर ऑफ गैस। ये इन टर्म ऑफ मास है। अगर कभी जरूरत पड़े, एक क्वेश्चन ऐसा शायद PYQs में कभी देखा था मैंने, इससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मास ऑफ गैस, यानी जो भी चीज आप डिसॉल्व कर रहे हो उसी का मास। ये क्या है? मास ऑफ गैस। क्लियर बात? तो ये क्या था? हेनरीज लॉ। अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें तो एक और बात समझना है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। कैसे? आप बताओ। मोल फ्रैक्शन क्या है? मतलब सॉल्युबिलिटी। अगर मैं यहां से निकालूंगा तो KH कहां आएगा? नीचे। भाई कहां आएगा? कहां आएगा KH? डिनोमिनेटर में आएगा। और अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं
तो KH और मोल फ्रैक्शन के बीच में इनवर्स रिलेशन नहीं हो जाएगा? तो मतलब अगर किसी का KH ज्यादा है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है, और किसी का KH कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना? कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? सिर्फ एक नंबर का। और आपको दो गैस दे देंगे और दो गैस देके पूछेंगे इसका KH जितना है, इसका KH जितना है, किसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी। वह बताओ, अगर वो आपको थोड़ा बहुत घुमाना फिराना चाहें तो और कुछ पूछ सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी आपने पढ़ा सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, तो मैं क्या बोल सकता हूं, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही बात है ना? तो मतलब आपसे ये भी बोल सकते हैं कि भैया किसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर KH की वैल्यू ये है, तो मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी की जगह इनवर्स रिलेशन है, एक जगह इनवर्स रिलेशन है, तो भैया जो इनवर्स में है वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में डायरेक्टली रिलेट हो जाएंगे। ठीक, तो ये बातें हो गई किसकी, हेनरीज लॉ की। अब हेनरी लॉ क्या करते हैं, इनका कुछ एप्लीकेशन है, इनसे कुछ क्या है, एप्लीकेशन है। तो कौन सा एप्लीकेशन है इसको देखते हैं। अगर हम हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की बात करें, किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन की। तो पहली बात तो जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो आपको मजा आता है वो मजा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही आता है। मतलब हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब पैक करते हैं तो हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। हाई प्रेशर से पैक करने से क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व होगी तो पीने पे मजा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और ठंडे में क्यों रखते हैं, क्योंकि आपने ही पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए ठंडा करने से भी फायदा होता है। लेकिन हाँ, अगर मान लिया आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी और हाई प्रेशर पर सील्ड बोतल लेके आए हो, खोल के थोड़ा बहुत पी लिया, कुछ देर गर्म में रख दिया, उसके ले जाके फिर से फ्रिज में रख दो, ठंडा करके पियो, आपको वो मजा नहीं आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि आपने जब बोतल खोला था तो सारा प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और आपको पहले जैसा मजा और टेस्ट नहीं मिला। ठीक है ना? मतलब अगर हम बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक की जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर, इसके अलावा एक और है डिकम्प्रेशन सिकनेस, या मैं बेंड लिख दूं, वैसे दोनों ही बोलते हैं इसको हम, एक बेंड में और एक है एनॉक्सिया, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझा रहा हूं मैं प्रोसेस। ठीक है ना? सबसे पहली बात आपको कोल्ड ड्रिंक वाली बात मैंने समझा दी। अब हम बात करते हैं किसकी, बेंड की। किसकी बात करते हैं, बेंड की। बेंड क्या है, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं पानी के अंदर। तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गहराई में जाते हैं तो भैया जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो उनके सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो उसमें नाइट्रोजन थी, तो जब वो नीचे गए यानी गहराई में गए तो उनका प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, और नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में किसके अंदर डिजोल्व हो गई, ब्लड के अंदर। अब मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन यहाँ डिजोल्व है। क्या है, बहुत सारी नाइट्रोजन डिजोल्व है। जब ये लोग ऊपर आएंगे सरफेस पर, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो नाइट्रोजन डिजोल्व थी ना, उसके बबल्स बन जाएंगे ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल के अंदर अगर बबल्स बन जाएंगे तो ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस या फिर बेंड बोलते हैं। डिकम्प्रेशन सिकनेस या फिर बेंड बोलते हैं। इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि हम उस ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट कर देते हैं विद हीलियम। अब आपको पता है कि भाई पहले मेरे पास यहां नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, हीलियम डाल दिया है। तो पहले मोल फ्रैक्शन में 2 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। अरे मोल फ्रैक्शन कम मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम डाइल्यूट करेंगे मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अमाउंट कम हो गया, अमाउंट कम हो गया मतलब क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर अगला आता है एनॉक्सिया। क्या होता है, जब आप पहाड़ों पे गए हो, कभी गए हो पहाड़ों पे, जैसे मनाली वगैरह, रोहतंग पास वगैरह पे अगर जाओगे कभी, तो वहां ऊपर जाने पर जो है ना, सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत ज्यादा हाइट जाने पर अगर आप लोगों को ना फील हुआ तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनकी कभी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो, या यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, बहुत कुछ है आजकल यूट्यूब पे। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी।
इससे क्या होगा, आपकी मसल्स को, आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भैया क्या हो जाएगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो थकान होगी, दिमाग काम नहीं करेगा सही से। इन सब कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। अगर आप कुछ दिन वहीं रह जाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो कुछ देर के बाद आपकी बॉडी क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि भाई साहब देखो, ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन था, आरबीसी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कहती है भैया ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया है, तो हमारा शरीर क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी ले जाने वाले क्या हो गए, ज्यादा। तो अब जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसको बहुत इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की थी ऑक्सीजन की, वो फुलफिल कर दी जाए, और ये जो प्रॉब्लम थी इससे क्या हो जाए, छुटकारा मिल जाए। तो जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनमें आप जनरली देखोगे तो आरबीसी का काउंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो प्लेन पे रहते हैं उन लोगों से। तो ये सब किसके एप्लीकेशन है, हेनरिज लॉ के एप्लीकेशन। अब हेनरिज लॉ के बाद हमारे पास आता है राउट भाई साहब का लॉ। कौन सा लॉ, राउट लॉ। अच्छा एक मिनट, राउट्स लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, वेपर प्रेशर ना। क्या, वेपर प्रेशर, क्योंकि ये पता होना चाहिए। सुना ध्यान से, वेपर प्रेशर की अगर बात करूं तो वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, मेरे पास एक लिक्विड है, क्या है मेरे पास, एक लिक्विड, इसको मैंने ऐसे कंटेनर में बंद कर दिया है। जब मैंने इस लिक्विड को गर्म किया, इस लिक्विड के कुछ चीजें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ लो, मेरे पास एक सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में, मैंने उसको गर्म किया तो क्या हुआ, कुछ लिक्विड वेपराइज हो गया, यानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो उस लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे, और उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे मान लिया घर में वो बनाते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं, तो ऊपर से ढक्कन रखा होता है ना, आप देखते हो कुछ देर के बाद वाटर वेपराइज हो जाता है, फिर ढक्कन ऊपर चला जाता है। ऑब्वियसली वो जो कंटेनर है उसकी चारों वॉल पे भी प्रेशर लग रहा होता है, और जो नीचे चावल पड़ा हुआ उस पर भी क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, या फिर कंटेनर की वॉल पे बात करो, या फिर जो लिक्विड है उसके सरफेस पर खुद कितना प्रेशर लग रहा है, किसके द्वारा, उस लिक्विड के वेपर के द्वारा। उस प्रेशर को क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर बोलते हो। उस प्रेशर को क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर। और एक और चीज आपने देखी होगी, जब आप कुकिंग करते समय देखोगे ना, तो क्या होगा, लिक्विड से वेपर तो बन रहे हैं, लेकिन कभी ढक्कन हटा के देखोगे तो ढक्कन के सरफेस के ऊपर बहुत सारा वाटर भी मिलेगा। इसका मतलब वेपर वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या है, वेपोराइजेशन, और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है, कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो वेपर प्रेशर उस समय मेजर किया जाता है। कब मेजर किया जाएगा, जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तब मेजर करते हैं। ठीक, तो हाँ, क्या चीज बताओ, हाँ हाँ, सॉल्युबिलिटी गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बताओ प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या टेम्परेचर के तो इनवर्स होगी ना, क्योंकि ठंडे करने पे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। इधर देखना, प्रेशर exerted by vapor on liquid सरफेस, यानी लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर, उसे क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, ये कब देखा जाता है, व्हेन, ऐसे बोलो, लिक्विड से जो वेपर बन रहे थे और जो वेपर से लिक्विड बन रहे थे, वो दोनों रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इंपॉर्टेंट बात, फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही बात है ना। और दूसरा क्या है,
टेम्परेचर। आप बताओ क्या होना चाहिए? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनने चाहिए कि कम बनने चाहिए? कम बनने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं, अच्छा इसको ऐसे छोटे में और लिख रहा हूं मैं, IMF, सही बात है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेपर प्रेशर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, तो मतलब लिक्विड एक दूसरे से अलग। अच्छा गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास हैं। मतलब लिक्विड में अगर मॉलिक्यूल पास पास थे, अगर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मतलब वो दूर जाना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब गैस में कन्वर्ट होना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर गैस में ही नहीं कन्वर्ट होना चाह रहे मतलब वेपर नहीं बनेगा। तो प्रेशर भी, वेपर ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? यानी वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेपर प्रेशर। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड से गैस ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब वेपर प्रेशर के बारे में पता चल गया तो अब बात करते हैं किसकी? राउट्स लॉ की। किसकी बात करते हैं? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ। अब देखो ध्यान से, अगर हम राउट्स लॉ की बात करें तो राउट्स लॉ दो केसेस में है। एक पहले है क्या? फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। किसके लिए है? वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। वोलाटाइल का मतलब कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी वेपर में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें राउट्स लॉ क्या कहता है? कहता है भैया प्रेशर ऑफ ए, भाई ए हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, और बी क्या होता है? सॉल्यूट। तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना? और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा? पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर। सही बात बोल रहे हैं। और इन्होंने और क्या बताया कि सर पीएस जो होता है वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होता है। यहीं पर एक चीज और होती है, और वो क्या है? ये छोटी सी बात याद रखना, वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी टोटल या पी एस अपॉन में पी ए, और वाई बी जो होता है वो पी एस अपॉन में पी बी होता है। सर ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जैसे जब सुना, अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट, हाँ मैंने उल्टा कर दिया। ये क्या होता है? पी ए अपॉन में पी एस, क्योंकि अगर पी एस ऊपर रखोगे तो आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा ना, और पी बी रखोगे और यहां क्या हो जाएगा? पी एस। सुना मेरी बात ध्यान से, जैसे ये आप ये देख रहे हो काई ए काई बी, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो आपसे पेपर में एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन और आया भी पेपर में कि आपसे पूछेगा फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, तो मतलब आपको वाई ए और वाई बी निकालना है। क्या निकालना है? वाई ए और वाई बी। अगर पूछे मोल कंपोजिशन इन लिक्विड फेज तो काई ए काई बी, लेकिन अगर कंपोजिशन इन वेपर फेज मतलब वाई ए वाई बी निकालना है। क्लियर बात? और अगर हम बात करें तो हमारे पास राउट्स लॉ का जो दूसरा केस है वो किसके लिए है? फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किसके लिए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो आपको पता है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, लेकिन आपको पता है सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल, मतलब सॉल्यूट के वेपर नहीं बन रहे हैं। तो ये सॉल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे तो पीवी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर हम पी ए निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और अगर आप पी एस निकालने जाओगे तो सीधा क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, लेकिन आपको पता है पी बी तो 0 है, तो सीधा क्या लिख सकता हूं? पी एस इज इक्वल टू क्या? पीबी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पीबी क्या है? क्लियर बात? ठीक। तो ये हो गया किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। हाँ क्या करो? हाँ मोल फ्रैक्शन है लिक्विड गैस फेज का या वेपर फेज का बोल दो आप, ठीक है ना? अब सुना ध्यान से, इसका ग्राफ, इसका क्या है? ग्राफ।
अगर आप इससे ग्राफ की बात करो, इसका ग्राफ एनसीईआरटी से कॉपी कर लें, बनाऊं? ठीक है, बना ही दे रहा हूं। चलो इधर देखना, अगर मैं बात करूं तो हम इधर लेते हैं क्या, मोल प्रेशर, क्या लेते हैं इधर हम, प्रेशर, और नीचे क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे अगर मान लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 1। सुना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी है, यानी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा, अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी है। अब सुनना, यहां जब मैंने नॉट लगाया था, देखो ध्यान से, पी नॉट ए, पी नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसका है, ए का है। पी नॉट बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में कंट्रीब्यूशन किसका है, बी का है, और कोई दूसरा नहीं है वहां। यहां बताओ ए है, बी है, क्या ए है, नहीं है। तो यहां जो प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, पी बी का आएगा, लेकिन कौन सा, पी नॉट बी का होगा। सही बात है ना, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बी है। जैसे जैसे मैं उधर जाऊंगा तो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, बी 0। भैया अगर बी इस तरफ 1 था तो उधर जाते हुए घट कम होगा, और ए उधर जाके क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब अगर मैं यहां पर जाकर प्रेशर मेजर करूं तो मुझे क्या बदलेगा, ये क्या है, पी नॉट ए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको मिलाना है और यहां से इसको मिलाना है, और इतना मिलाने के बाद इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है ना। तो ये बन गया क्या, ग्राफ किसके लिए, राउट्स लॉ के लिए, जिसमें अगर बात करूं तो आपको एक लाइन जाती हुई कहां दिख रही है, पीबी की तरफ। तो मतलब इसमें अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और एक लाइन उधर जा रही है, इधर क्या लिख सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और ये क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस, ये क्या है, ग्राफ है किसके लिए, राउट्स लॉ के लिए। अब आप सबको पता है कि हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं कि वो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आइडियल सॉल्यूशन, और नहीं कर रहे हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहां तक आज की क्लास में हम रख रहे हैं, और अगली क्लास में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक, मतलब जो आपकी थ्योरी वाला पोर्शन है ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म, और उसके अगली क्लास में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग पढ़ के आओगे, अगली क्लास में जब आओगे तो मैं पूछूंगा भी, और ये टॉपिक में अगर आप लोगों में कोई डाउट होगा तो वह भी आप बता देना, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है ना।